अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब लोग खैरियत से हो, अच्छे से हैं। चलिए, आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के ऊपर मैं लास्ट वाला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं, या आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जितने भी आज तक मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, एक समरी बना के एक एक पॉइंट करके मैं आज रिपीट करने जा रहा हूं। तो ये वाला लेक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी बात ये कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मदद से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफ की शक्ल में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है समझाती है या सिखाती है। पहले बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज द ऑल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, मैं इस तरीके से समझा सकता हूं आप लोगों को कि मान के चलिए एक पीस ऑफ लैंड है, और उस पीस ऑफ लैंड पे अगर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर हम उस पे राइस प्रोड्यूस करना चाहेंगे, मतलब सेम पीस ऑफ लैंड है और सेम पीस ऑफ लैंड पे हम राइस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम सेम पीस ऑफ लैंड पे वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान के चलो कि अगर हमने इस पीस ऑफ लैंड पे राइस को प्रोड्यूस किया, तो वो जो आउटपुट वहां से निकल कर आ रहा है, अगर हम उसको मॉनेटरी वैल्यू दे देंगे, तो मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से वो आउटपुट जो है उसका जो मार्केटिंग वैल्यू है वो 15,000 रुपीज है। कितना है? 15,000 रुपीज। अच्छा, अब अगर हम उसी पीस ऑफ लैंड पे वीट प्रोड्यूस करते और जो भी वीट की सूरत में फाइनल आउटपुट उस पीस ऑफ लैंड से निकल कर आता, उसका अगर हम मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या जो उसका मॉनेटरी वैल्यू मार्केटिंग वैल्यू है, वो इक्वलेंट ₹10,000 होगा। वो इक्वलेंट टू ₹10,000 होगा। अभी तक समझ गए? अब मान के चलो कि दोनों चीजों में से हमने राइस को प्रोड्यूस किया, तो इसका मार्केटिंग वैल्यू मैंने आप लोगों को कितना बता दिया है? 15,000 रुपीज। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो वीट का 10,000 रुपीज है उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम एक ही चीज इस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं एक समय में। तो वो जो अमाउंट हमने 10,000 का छोड़ दिया, दैट विल बी कॉल्ड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। That will be called it is next best alternative। और वो जो next best alternative वीट की कीमत की सूरत में हमने छोड़ दिया, that was ₹10,000। That is called opportunity cost of the rice and the monetary value of rice is 15,000। उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। हता कि यहां पर अगर मैं आप लोगों को इस चीज को समझा दूं, यही चीज मैं आप लोगों, यानी मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल उतारा है कि ये पीस ऑफ लैंड है और इस पीस ऑफ लैंड पे हमने क्या करा? हमने राइस को बनाया। तो राइस का जो आउटपुट वहां से पीस ऑफ लैंड से निकला और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कितना है? 15,000 रुपीज। कितना है? 15,000 रुपीज। ओके, अच्छा, जब ये 15,000 रुपीज बना, तो इसी सेम पीस ऑफ लैंड पे अगर हम वीट प्रोड्यूस करते, तो वो जो आउटपुट ऑफ वीट वहां से निकल कर आता और उसका जो मार्केटिंग वैल्यू होता, तो मान के चलिए कि वो ₹10,000 होता। लेकिन हमने जब 10,000 रुपीज ऑफ अमाउंट को गंवाया, तब जाके हम क्या प्रोड्यूस कर पाए? दैट इज कॉल्ड राइस। एंड व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राइस? दैट इज 15,000। ये जो हमने गिव अप किया, छोड़ दिया, ये जो हमने फॉरगॉन किया, ठीक है ना, this will be called the opportunity cost of ₹15,000। अगर हम कमोडिटी की सूरत में देखें और कमोडिटी के हिसाब से देखें, तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है, दैट विल बी कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस। अब उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप लोग ये बात समझ गए हुए होंगे।
आई बात समझ में? दूसरी बात, इसी चीज को हम ग्राफ की सूरत में भी देख सकते हैं या दिखा सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से। देखिए, आप लोग जानते हैं कि y एक्सिस पे हम गुड y को मेजर करते हैं और x एक्सिस पे हम गुड x को मेजर करते हैं, ठीक? यानी इकोनॉमी जो है वो अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज की बदौलत एंड कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बदौलत सिर्फ दो चीजों को प्रोड्यूस करती है, दैट्स कॉल्ड गुड x एंड दैट्स कॉल्ड गुड y, ठीक? हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने एक चीज सीखी, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हमने इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोगों को सिखाया था, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे अगर हम यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना चाहेंगे, देखिए ये जो यहां पे स्लॉन्टिंग लाइंस वाला एरिया मैंने दिखाया है और यहां पर जो एरिया मैंने दिखाया है जिसको ये शेड करके है, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है, अब देखिए यहां पर ये 12 से नीचे थोड़ा मैंने शुरू किया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 है, ठीक है ना? तो 6 से लेकर 12 तक का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, इतने यूनिट्स को हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? यानी 6 से लेकर 11 या 12 आप इसको मान के चलिए, जो भी आप मान के चलिए, या 6 से लेकर 11 तक अगर आप इसको मान के चले, तो 6 से लेकर 11 तक का जो डिफरेंस है उतने यूनिट्स ऑफ वाई हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किस लिए? एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने यूनिट्स हमें सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, जो सैक्रिफाइस हमने किए और जिसको हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस किए हुए चीज के लिए सैक्रिफाइस्ड यूनिट्स ऑफ वाई जो है, दैट विल बी कॉल्ड इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई बात समझ में? तो ये जो स्लांटिंग लाइंस यहां पर मैंने बनाया है, ये वाला एरिया, इसको हम इस चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहे हैं या कह सकते हैं, क्योंकि इस चीज को, ठीक है ना, यानी एक यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहां पर इतने यूनिट्स ऑफ वाई को सैक्रिफाइस किया। तो अभी मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को क्या बता दिया कि वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट वी गिव अप, जिसको हम छोड़ रहे हैं। तो हम किसको छोड़ रहे हैं? यहां पर हम गुड वाई की इस क्वांटिटी को छोड़ रहे हैं, किसके खातिर? गुड एक्स के इस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये वाला इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। आई बात समझ में? मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात बखूबी यहां पर समझ आई हुई होगी कि कैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से, या कैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मदद से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखा सकते हैं। अब एक और व्यू ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आज तक जो भी हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा या जो भी डिफरेंट लेक्चर्स मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर दिए, अगर हम उनकी एक समरी बनाकर चलें, अगर हम उनका निचोड़ जो है हर लेक्चर का, अगर हम उसको आज के लेक्चर में पॉइंट वाइज थोड़ा एक एक करके डिस्कस करें, ताकि जब आप इस लेक्चर को देखोगे या जब आप इस लेक्चर को सुनोगे तो आपको वो सारी चीजें फिर एक बार आपके दिमाग में आ जाएंगी, और इस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, उम्मीद करता हूं कि उन सब को आपको आंसर मिलेगा। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जब हम बात करेंगे, तो पहली बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के पीछे मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दिया था कि हम दो चीजें बना रहे हैं, गुड एक्स एंड और गुड वाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें गुड वाई की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि गुड एक्स की क्वांटिटी और गुड वाई की क्वांटिटी के बीच में आपस में कौन सा रिलेशनशिप बन गया? इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप के आधार पर जो नेचर ऑफ कर्व होती है, दैट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, दूसरी बात,
या दूसरा पॉइंट जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव शेप्ड। अब कनकेव शेप्ड के पीछे जो लॉजिक है वो मैंने क्या बता दिया, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे तो मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है, यानी हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए जब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूनिट्स ऑफ वाई को रिलीज करना पड़ता है तो वी कॉल्ड इट एज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जब हम बात मतलब ओवरव्यू की जब हम आज बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे एक और पॉइंट मैं आप लोगों को डिफाइन करने जा रहा हूं, वो ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये कभी भी हमें वो पॉइंट नहीं दिखाता है जहां पर इकोनॉमी एक्चुअल में ऑपरेट करती है अपना प्रोडक्शन, नहीं, बल्कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें यह दिखा देती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज that an economy could produce with its given level of resources and constant level of technology। अब इकोनॉमी एक्चुअल में किस वाले पॉइंट पे ऑपरेट करेगी वो डिपेंड करता है हाउ वेल दैट इकोनॉमी is using their fixed resources with constant level of technology। ठीक है ना। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कन्वेक्स हो सकती है, लेकिन उसके लिए रीजन ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला लॉजिक उस पर फॉलो करेगा। लेकिन हकीकत में ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कन्वेक्स नहीं होती है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, उसके लिए मैंने बता दिया अगर कांस्टेंट हम एज्यूम करेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना तो कांस्टेंट हो सकती है और ना तो ये कन्वेक्स हो सकती है। और इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो हमेशा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कनकेव शेप्ड। ठीक है ना। चौथी बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे पॉइंट्स हमें क्या दिखा देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। वो हमें सारे पॉइंट्स क्या दिखा देते हैं, फुल यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। लेकिन और साथ में क्या दिखा देता है, हर एक पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होगा ये दिखाता है कि वो अटेनेबल है। ठीक है ना। और कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनसाइड वाले पोर्शन में होगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटेनेबल है। लेकिन टेक्निकली वो वाला पॉइंट हमें क्या दिखा देता है कि रिसोर्सेज जो है उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन अटेनेबल होता है। और कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर होगा, ठीक है ना, तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, अनअटेनेबल। क्यों अनअटेनेबल कहलाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बनी हुई होती है किनसे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से एंड कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो वो हमें हद दिखा देता है कि इस हद तक इकोनॉमी जो है प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर वो उस बाउंड्री से बाहर पॉइंट होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो प्रेजेंट में उस इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी है, उन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की बदौलत या उनके बिना पर वो पॉइंट जो है जो आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल होता है उसको अटेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमने इसमें देखा कि शिफ्ट होता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब दोनों चीजों के लिए हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन या जो रिसोर्सेज होते हैं अगर दोनों हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले ले, यानी बेस्ट टेक्निक्स आर अवेलेबल नाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। और दूसरी बात, देयर अकर्स ग्रोथ इन द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन दोनों फैक्टर्स की बदौलत एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नया बनेगा जो पिछली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जस्ट राइटवर्ड में होगा। सो वी कॉल्ड इट एज शिफ्ट इन
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बट राइटवर्ड, यानी राइटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और लेफ्टवर्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हो सकता है। तो लेफ्टवर्ड के लिए लॉजिक ये रहेगा कि अगर इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो डेटर हो गए और टेक्निक्स जो है वो आउटडेटेड है, ठीक है ना, या टेक्निक्स जो है वो पिछली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व में इस्तेमाल होने के कंपैरिजन में काफी वीक है, तो उस वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का होना मुमकिन है या हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और एक पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे हमने देखा कि रोटेशन होता है, ठीक है ना। अब रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या है कि रोटेशन और शिफ्ट में तो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दी कि शिफ्ट होता है व्हेन देयर अकर्स चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है ना। लेकिन रोटेशन में हमने क्या बता दिया कि एक ही चीज में हमें या तो टेक्नोलॉजी वो इंप्रूवाइज्ड फॉर्म में मिलती है या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें चेंज आ जाती है, और जो उसका दूसरा गुड होता है, मतलब हमने अपने एग्जाम्पल में गुड एक्स और गुड वाई का जिक्र किया है, तो गुड एक्स की अगर हम बात करें, अगर इस पे टेक्निक्स जो है वो इंप्रूवाइज्ड आ गए और अगर इसके लिए रिसोर्सेज जो है वो पॉजिटिव वाइज चेंज हो गए, तो जाहिर सी बात है कि गुड एक्स जो है वो इकोनॉमी अब ज्यादा बना पाएगी, ठीक है ना। तो अगर वो ज्यादा बन गए तो दैट विल बी कॉल्ड राइटवर्ड रोटेशन। और अगर कम बना पाई तो यह भी मुमकिन है कि उस चीज के लिए जो रिसोर्सेज है वो नेगेटिवली चेंज हो गए, कम पड़ गए, और टेक्निक्स जो है वो डेटर हो गए, तो जाहिर सी बात है कि वो इकोनॉमी वो जो गुड एक्स है अब पहले के कंपैरिजन में कम बना पाएगी, तो एट दैट मोमेंट दैट विल बी कॉल्ड लेफ्टवर्ड रोटेशन। तो टेक्निकली मैंने आप लोगों को इस पे बता दिया था कि रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और फिर रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम गुड एक्स मेजर करते हैं, तो ये गुड एक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, तो गुड वाई के लिए भी सेम लॉजिक होता है। मतलब उस समय जो अवेलेबल गुड्स एंड टेक्निक्स फॉर गुड एक्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन गुड वाई के लिए जो है वो चेंज हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव वाइज चेंज हो जाएंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव वाइज में होगा तो लेफ्टवर्ड रोटेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से एक और व्यू ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, और फिर मैंने ये भी बता दिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने में मतलब मदद करती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है उसको मैंने आप लोगों के सामने बयां कर दिया, और कैसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे या जो भी कंटेंट्स थे इस क्वेश्चन के, उन सब पे मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें बखूबी समझ गए होंगे, और अगर कहीं पर भी कोई और क्वेश्चन आप लोगों के जहन में होगा या आया या रह गया होगा तो आप मुझे वो बता सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज।